इंडाइजेशन, अपच या डिस्पेप्सिया सुनने में तो बड़ी आम सी समस्या, छोटी समस्या लगती है, लेकिन जो चीज़ हमें पूरे दिन डिस्टर्ब रखे, अनकंफर्टेबल फील कराए और पूरी बॉडी में हैवीनेस रखे, वो समस्या कोई छोटी समस्या तो नहीं होगी, बल्कि ये बहुत बड़ी समस्या होगी। सो ये छोटी सी दिखने वाली जो समस्या इंडाइजेशन की है, अगर ये लॉन्ग टर्म तक बनी रह गई तो ये बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों को निमंत्रण देती है, जैसे कि गैस्ट्राइटिस, पेप्टिक अल्सर, इंटेस्टिनल अल्सर, कोलन अल्सर, इसके साथ साथ गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम, एसिड रिफ्लक्स, इवन इंक्रीज द रिस्क ऑफ डेवलपिंग इसोफेगल एंड स्टमक कैंसर। इवन आयुर्वेद तो ये कहता है कि हमारी बॉडी की जितनी भी बीमारियां होती हैं, जितनी भी शारीरिक बीमारियां होती हैं, उनके लिए पाचन की गड़बड़ी या वीक डाइजेस्टिव फायर, मंद अग्नि ही रिस्पॉन्सिबल होती है। और जैसा कि हमने एक स्लोगन, बहुत फेमस स्लोगन है, उसे सुना है, पेट सफा हर रोग दफा। और हमें पूरे दिन डिस्टर्ब रखने वाली ये जो छोटी सी इंडाइजेशन की समस्या है, इसने कुछ ही लोगों को परेशान नहीं कर रखा है, इससे वर्ल्ड वाइड 40% पॉपुलेशन डिस्टर्ब है, जो इंडाइजेशन, गैस, ब्लोटिंग, हाइपर एसिडिटी, भूख न लगना, खाने का मन न करना या खाने का न पचना, इन सब चीज़ों से परेशान है। तो आज हम ये जानेंगे कि ये होता क्यों है, इससे होने से बचा कैसे जाए, अगर हमें ये प्रॉब्लम हो गई है तो इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए, और ट्रीटमेंट के लिए जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट या फिर नुस्खे बताए गए हैं, क्या उनका साइंटिफिक प्रमाण भी है कोई। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन आयुर्वेदा हाई विद डॉक्टर एन, और मैं हूँ डॉक्टर अनुप्रिया सिंह। अजीर्ण या इंडाइजेशन के लिए आयुर्वेद में अग्निमांद्य को मेन रीजन बताया गया। अग्निमांद्य मीन्स वीक डाइजेस्टिव फायर, जो कि लीड करता है अनप्रोसेस्ड स्टेट ऑफ फूड, जो रिजल्ट करता है फर्दर इंडाइजेशन या अजीर्ण को। तो क्या ये जो पाचन अग्नि या डाइजेस्टिव फायर है वो इतना इम्पॉर्टेंट है? तो आंसर है यस। कैसे? जैसे खाना बनाने के लिए या पकाने के लिए हमें प्रॉपर हीट की ज़रूरत होती है, वैसे ही सेम हमारे बॉडी को जो हम खाना खाते हैं उसे पचाने के लिए भी एक प्रॉपर अग्नि, जठराग्नि या डाइजेस्टिव फायर की ज़रूरत होती है। इतना ही नहीं, ये जो डाइजेस्टिव फायर या जठराग्नि है, ये हमारे सारे मेटाबॉलिक फंक्शंस को रेगुलेट करती है या फिर कंट्रोल करती है, चाहे वो खाना पचाने की बात हो या खाना पचने के बाद मल मूत्र के एक्सक्रीशन की बात हो या खाना के पचने के बाद न्यूट्रिशन के एब्जॉर्प्शन की बात हो। इन सभी के लिए जठराग्नि या डाइजेस्टिव फायर का बहुत बड़ा रोल है। इसलिए हमारी जठराग्नि या डाइजेस्टिव फायर का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हमारा खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा तो वो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब भी अच्छे से नहीं होंगे। इसके साथ ही साथ जब एब्जॉर्ब नहीं होंगे तो हमारी बॉडी वीक होती जाएगी, हमें लैक ऑफ न्यूट्रिशन होगा। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि जो इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो डिस्टर्ब या दूषित या मंद कैसे हो जाती है, और इसे दूषित या फिर विटिएट होने से रोका कैसे जाए, चलिए जानते हैं। हमारी जठराग्नि या डाइजेस्टिव फायर मंद या दूषित तब होती है जब हम भूख न लगने पे भी खाना खा लेते हैं, या फिर हमारी जो इरेगुलर ईटिंग हैबिट है, जैसे कि हम कभी भी खा लेते हैं, अभी हमारा पुराना खाया हुआ खाना नहीं पचा, फिर हमने उसके बाद हैवी डाइट ले लिया, या फिर बहुत एक्स्ट्रा ड्राई जो आपका डाइट है वो आप ले रहे हो, उसके बाद पानी भी नहीं पी रहे हो, या फिर आप बहुत स्पाइसी खाना खा रहे हो जो बर्निंग सेंसेशन को क्रिएट कर रहा है, या फिर आप रात में 12 बजे के बाद, मिडनाइट के बाद आप हैवी डाइट लेते हो। इसके साथ साथ आपकी जो स्लीप क्वालिटी या क्वांटिटी है वो भी पूरी नहीं होती है, तो उसकी वजह से इसके साथ ही साथ आप स्ट्रेस, एंगर या फिर सैडनेस, इन मेंटल कंडीशन, मेंटली आप हेल्दी नहीं हैं तो भी आपकी पाचन अग्नि दूषित या मंद हो जाती है। तो ये सारे जो फैक्टर हैं वो आपके पाचन को या डाइजेस्टिव फायर को दूषित करते हैं, जिससे आपका डाइजेशन अच्छे से नहीं होता है, और जब डाइजेशन अच्छे से नहीं होगा तो वो टॉक्सिन्स या आम को बनाते हैं बॉडी में, और ये टॉक्सिन्स फर्दर क्या करते हैं, आपको इंडाइजेशन, ब्लोटिंग, गैस, बर्निंग सेंसेशन, हाइपर एसिडिटी, एसिड रिफ्लक्स, इन सारी सिचुएशन, इन सारे सिम्टम्स को अराइज करते हैं। या फिर खाने के तुरंत बाद बहुत एक्स्ट्रा पानी पीना, या फिर बिल्कुल भी पानी न पीने से भी हमारी जो डाइजेस्टिव फायर है, जठराग्नि है, वो मंद या दूषित हो जाती है, क्योंकि जब हम बहुत एक्स्ट्रा पानी पीते हैं
तो हमारी जो डाइजेस्टिफायर है वो मंद होती है, और एक्स्ट्रा पानी हम वाटर बिल्कुल भी नहीं लेते हैं तो हमारे फूड का मूवमेंट नहीं होता है, नीचे फूड पास नहीं होता है। जैसा कि जठराग्नि या डाइजेस्टिफायर के मंद या दूषित होने के लिए ये जो आयुर्वेद के द्वारा बताए गए फैक्टर्स हैं, इनको मॉडर्न साइंस भी प्रूफ या प्रमाणित करता है कि ये कैसे ये फैक्टर्स हमारे डाइजेशन को डिस्टर्ब करते हैं और इंडाइजेशन की वो सिचुएशन को अराइज करते हैं, जो आगे हम देखेंगे कि जो साइंटिफिक रिसर्च हैं वो कैसे इन फैक्टर्स को कोरिलेट करते हैं कि जो हमारे डाइजेशन को अफेक्ट करते हैं। अब बात करते हैं आयुर्वेद के द्वारा बताए गए सुझाव के बारे में कि कैसे खुद को इंडाइजेशन की समस्या से बचाए रखा जाए। और आयुर्वेद के द्वारा जो बताया गया फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है अपने आप को हमेशा के लिए इंडाइजेशन की प्रॉब्लम से दूर रखने का। अगर आपको बहुत लंबे समय से इंडाइजेशन की समस्या नहीं रहती है, प्रॉब्लम नहीं रहती है, तो आपको मेडिसिन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जो सही करना है वो है क्या, आपको अपने खाने का समय और आपके फूड आइटम्स, आपके खाने की फ्रीक्वेंसी, जैसे भूख नहीं है तो खाना मत खाइए, बार बार खाने की घड़ी देके खाने की कोई ज़रूरत नहीं। जब आपका पिछला खाया हुआ खाना पच जाए अच्छे से तब अगला खाना खाइए, कोई ज़रूरत नहीं। और खाने के बीच में थोड़ा सा पानी पीना, बहुत एक्स्ट्रा पानी नहीं पीना, खाने के पहले भी बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीना और खाने के बाद भी बहुत ज़्यादा पानी न पीना। खाने के बीच में थोड़ा पानी पीना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे हमारा डाइजेशन अच्छा होता है, हमारा खाना गीला होता है और इनका मूवमेंट भी अच्छे से होता है। इसके साथ ही साथ एक अच्छी स्लीप क्वांटिटी रखना, लगभग 6 से 8 घंटे की अच्छी नींद लेना, खाने के बाद थोड़ा वॉक करना, वॉक करने के बाद थोड़ा सा लेफ़्ट साइड में करवट लेके सोना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक हेल्दी ह्यूमन बॉडी में जठराग्नि या डाइजेस्टिफायर सबसे ज़्यादा तेज या सबसे स्ट्रॉन्ग सुबह से दोपहर में होती है। इसलिए आप मॉर्निंग टू लंच में कोई भी हैवी डाइट खाते हो, हैवी खाना खाते हो, वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। बट ये जो जठराग्नि या डाइजेस्टिफायर है वो इवनिंग टू नाइट में मंद या कम होती है, वीक होती है। तो अगर उस समय में हम हैवी डाइट लेते हैं, लगभग या फिर मैक्सिमम केसेस में ऐसा होता है कि जब आप 12 बजे के बाद हैवी डाइट लेते हैं, उस पर भी अगर आपकी स्लीप क्वालिटी और क्वांटिटी अच्छी नहीं है, आप नींद अच्छे से नहीं ले रहे हो, तो आपको डेफिनेटली इंडाइजेशन की प्रॉब्लम अराइज होगी। स्लीप क्वालिटी और क्वांटिटी को एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर बोला गया है डाइजेशन के लिए, और ऐसे बहुत सारे साइंटिफिक रिसर्च कंडक्ट किए गए जिसमें कोरिलेट किया गया है कि अगर आपकी स्लीप क्वालिटी और क्वांटिटी अच्छी नहीं है तो ये आपके डाइजेशन को अफेक्ट करेंगी। जैसा कि हमने अक्सर देखा है कि अगर हम रात को 12 बजे के बाद कोई फूड लेते हैं, हैवी डाइट स्पेशली लेते हैं, तो और उसके साथ साथ हमारी नींद भी पूरी नहीं होती है, तो अगले दिन हमें गैस, ब्लोटिंग, एब्डोमिनल पेन, ये सारी सिचुएशन अराइज होती हैं। इसलिए जब जठराग्नि मंद है, स्पेशली जब आप रात में हैवी खाना खा रहे हैं, तो इस केस में अच्छे पाचन के लिए अच्छी नींद बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आयुर्वेद में भी बोला गया है कि अतीत काल मीन्स लेट नाइट में अगर हम खाना खाते हैं तो वो अन्न वायु की वृद्धि करके जो डाइजेस्टिफायर है या जो जठराग्नि है उसको मंद कर देता है, जिसकी वजह से खाने को पचने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। चलिए अब जानते हैं पाचन से रिलेटेड कुछ मिथ के बारे में जो कि बहुत फेमस है। हमने अक्सर लोगों से सुना है कि लोग कहते हैं खाने के बाद 100 कदम जरूर चलना चाहिए, और एक और हमने बात सुनी होगी लोगों से कहते हुए कि खाने के तुरंत बाद बहुत पानी नहीं पीना चाहिए। तो इसमें क्या सही है और क्या गलत है, चलिए जानते हैं और क्या कहता है आपका आयुर्वेद। तो अगर टहलने की जो बात है, ये बात बिल्कुल सही है। आयुर्वेद में ऐसा कहा गया है कि आपको खाना खाने के बाद 5 से 10 मिनट सीधे पोस्चर में बैठना चाहिए, उसके बाद आपको 100 कदम चलना चाहिए, टहलना चाहिए, और टहल के आने के बाद आपको लेफ़्ट करवट मतलब आपको बाई तरफ करवट करके कम से कम पॉसिबल हो अगर तो आपको 48 मिनट का रेस्ट लेना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद ये कहता है कि अच्छे पाचन के लिए, डाइजेस्टिव अग्नि को अच्छा रखने के लिए मेंटल और फिजिकल रेस्ट बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही साथ जो दूसरा मिथ है पानी पीने का, इसके बारे में भी जानते हैं। तो आयुर्वेद के अकॉर्डिंग आपको खाना खाने से पहले या फिर खाना खाने के बाद बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए। अगर खाना खाने के बाद हम बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं तो हमारी जो जठराग्नि या जो डाइजेस्टिफायर है वो मंद पड़ जाती है, जिसकी वजह से डाइजेशन अच्छा नहीं होगा। और खाने से पहले अगर हम बहुत ज़्यादा पानी पी लेते हैं
तो उस केस में क्या होता है कि हम ज़्यादा फूड इनटेक ही नहीं कर पाएंगे, जिससे हम खाना ही नहीं खाएंगे तो हमें न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा। और तो हमें करना क्या चाहिए, तो हमें खाना खाने के बीच में थोड़ा थोड़ा पानी पीना चाहिए अगर पॉसिबल है तो, क्योंकि अगर आप बिल्कुल भी पानी नहीं पिएंगे तो फूड का मूवमेंट नीचे की तरफ नहीं होगा, फूड ड्राई होंगे। इसलिए आपको बीच में, खाने के बीच में थोड़ा पानी ज़रूर पीना चाहिए। और थोड़े पानी में कितना पानी, तो आपने जितना खाना लिया है, जितना डाइट लिया है क्वांटिटी में, उसका हाफ अमाउंट आपको वाटर ज़रूर लेना चाहिए। और बाकी का जो वाटर इनटेक है आपका, वो आप खाने के 1 से 2 घंटे बाद ले सकते हैं। आयुर्वेद में खाना खाने का सही विधि और तरीका भी बताया गया है, तो जिन लोगों को पाचन की हमेशा समस्या रहती है उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है, आप ध्यान से सुनिए। तो आयुर्वेद में बोला गया है जो खाना खाने का सही तरीका या विधि है वो है, आपको खाने में सबसे पहले मीठी चीज़ें खानी चाहिए, जो स्वीट टेस्ट वाली हो उन्हें खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि खाना खाने से पहले जो वात बढ़ा हुआ होता है ड्यूडेनम में, उन्हें क्या करता है, मधुर रस शांत करता है। मतलब आप मीठा पहले खाते हैं तो जो पहले वात बना हुआ है आपके ड्यूडेनम में वो शांत होता है। और खाने के बीच में मीठा खाने के बाद आपको खट्टे या फिर जो सॉल्टी टेस्ट वाले, मतलब जो एसिडिक और सॉल्टी टेस्ट वाले हैं, लवण और खट्टी चीज़ें खानी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये पित्ताशय, गॉल ब्लैडर और अग्न्याशय, पैनक्रियास की जो एंजाइम है, जो जूस हैं, उनको प्रमोट करती है। ये अग्नि को बढ़ाते हैं, दीप्त करते हैं, डाइजेस्टिव जूस को सिक्रेशन में हेल्प करते हैं, जिसकी वजह से हमारी पाचन अग्नि अच्छी होती है। इसलिए हमें खाने के बीच में एसिडिक और सॉल्टी टेस्ट, मतलब खट्टे और लवण टेस्ट वाली, लवण के स्वाद वाली चीज़ों को खाना चाहिए। और खाने के अंत में, जैसा कि खाने के पचने के बाद कफ का प्रोडक्शन होता है, इसलिए हमें खाने के लास्ट में हमेशा कसाय और कटु, मतलब पंजेंट और उसके साथ ही साथ बिटर टेस्ट वाली चीज़ों को खानी चाहिए। ये जो एक्स्ट्रा कफ बनता है हमारे खाने के बाद में, उसको ये शांत करता है। तो हमें खाना खाने की जो सही विधि है उसमें सबसे पहले मीठा खाना चाहिए, फिर उसके बाद हमें एसिडिक और सॉल्टी टेस्ट वाली चीज़ों को खाना चाहिए, देन लास्ट में हमें पंजेंट और उसके साथ ही साथ बिटर टेस्ट वाली चीज़ों को खानी चाहिए। आयुर्वेद में इंडाइजेशन को उसके कारण के बेसिस पे 4 भागों में डिवाइड किया गया है, जिनके अलग अलग सिम्टम्स हैं और अलग अलग उपचार बताए गए हैं। तो चलिए जानते हैं। तो अगर आपके इंडाइजेशन के लक्षण कुछ इस प्रकार हैं, जैसे कि आंखों के सामने या पूरा फेस पे सूजन सा महसूस हो रहा है, पूरी बॉडी में हैवीनेस लग रहा है, इसके साथ साथ लग रहा है कि मुंह में बार बार सलाइवा का प्रोडक्शन हो रहा है और बार बार मन कर रहा है कि थूकें क्योंकि सलाइवा ज़्यादा बन रहा है, बार बार मिचली सी आ रही है, उल्टी होने जैसा लग रहा है। इसके साथ ही साथ अगर ढकार आ रही है तो उसमें ये लग रहा है कि जो हमने पिछला खाना खाया उसकी स्मेल आ रही है उस ढकार में। तो ये सारी जो चीज़ें सिम्टम्स है, इसको आयुर्वेद में आमाजीर्ण बोला गया है और ये कफ दोष के दूषित होने की वजह से होता है। तो अगर उपचार की बात करें तो आयुर्वेद में इस सिम्टम वाले इंडाइजेशन के लिए या आमाजीर्ण के लिए बोला गया है कि आपको फास्टिंग करनी चाहिए, लंघन करना चाहिए। फास्टिंग मतलब या लंघन मतलब कि आपको तब तक कुछ नहीं खाना चाहिए जब तक कि आपको ये सिम्टम्स आना बंद ना हो जाए। मतलब आपने जो खाया हुआ खाना है उसको कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो जाने दीजिए, फिर अगला डाइट लीजिए। इसके साथ ही साथ अगर सपोर्टिव मेडिसिन की ज़रूरत होगी तो उसको भी आपको लेना चाहिए, जैसे कि आप हींग ले सकते हैं, अजवाइन ले सकते हैं, सौंफ ले सकते हैं। ये सब आपके डाइजेस्टिव फायर को प्रमोट करेंगे और जिससे कि आपका जो बचा हुआ खाना है, जो अजीर्ण है, वो आगे चल के उसका पाचन होगा। लेकिन आपको तब तक कुछ भी नहीं खाना है जब तक कि आपका पुराना खाना पूरी तरीके से पच न जाए। इसलिए लंघन या फिर फास्टिंग बहुत ज़रूरी है आमाजीर्ण या इस तरीके के सिम्टम्स में। अगर इंडाइजेशन के सिम्टम में ऐसा लग रहा है कि जैसे एक बहुत तेज़ी से पेन नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ सुई से चुभने वाली एक दर्द या पेन, एब्डोमिनल पेन हो रहा है, इसके साथ ही साथ लग रहा है बॉडी बहुत थका सा लग रहा है, बहुत ज़्यादा बॉडी में थकान है, इसके साथ ही साथ ना स्टूल अच्छे से पास हो रहा है, ना ही गैस बाहर निकल रही है, तो ये जो इंडाइजेशन या अजीर्ण होता है उसका कारण दूषित वात होता है। वात के दूषित होने की वजह से ये अजीर्ण की प्रॉब्लम या इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, जिसे आयुर्वेद में विषुब्धाजीर्ण बोला गया है। और इसके उपचार या ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो आयुर्वेद में बोला गया है कि इस तरीके की, इस सिम्टम वाले इंडाइजेशन में आपको स्वेदन कराना चाहिए। स्वेदन में
ऐसी चीज़ें, ऐसे औषधि देनी चाहिए जिनकी ऑयलिंग प्रॉपर्टी है, जो गीला करने वाली प्रॉपर्टी रखते हों। जैसे कि आप कैस्टर ऑयल दे सकते हैं पेशेंट को, या फिर हींग ब्लैक सॉल्ट के साथ दे सकते हो, या गुनगुने पानी के साथ काला नमक दे सकते हो। तो ये क्या करेंगे, वात को, जो दूषित वात है उसको शांत करेंगे। अगर आपके इंडाइजेशन के सिम्टम में ऐसा लग रहा है कि आपके थ्रोट में, आपके चेस्ट में बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन या जलन सा हो रहा है, उसके साथ साथ खट्टी ढकारें आ रही हैं, चक्कर आ रहा है, बार बार प्यास लग रहा है, इसके साथ साथ पूरी एब्डोमिनल कैविटी में, एब्डोमेन में पेन हो रहा है, तो ये जो अजीर्ण या इंडाइजेशन हुआ है, ये आपके पित्त के दूषित होने की वजह से हुआ है, जिसे आयुर्वेद में विदग्धाजीर्ण कहा गया है। और इस विदग्धाजीर्ण या इस सिम्टम वाले इंडाइजेशन के लिए आयुर्वेद में जो उपचार बताया गया है वो वॉमिटिंग या वमन कराने के लिए बोला गया। मतलब जिसे इन सिम्टम वाले इंडाइजेशन हो रहे हैं उन्हें आपको सॉल्ट यूज़ करके, गुनगुने पानी में नमक डाल के पेशेंट को पिलाना चाहिए, जिससे कि वॉमिटिंग हो जाए, या किसी भी तरीके से उसको वॉमिटिंग कराना होता है, जिससे पेशेंट को काफ़ी रिलीफ मिलता है, पित्त जो दूषित है वो शांत होता है। लेकिन वॉमिटिंग के तुरंत बाद भी आपको पेशेंट को कुछ भी नहीं खिलाना है, जब तक कि कम्प्लीटली उसका फूड डाइजेस्ट ना हो जाए, उसको अच्छे तरीके से भूख ना लग जाए, तब तक आपको कुछ भी इस तरीके इस सिम्टम वाले इंडाइजेशन के पेशेंट को नहीं खिलाना है। मतलब वॉमिटिंग के बाद भी आपको फास्टिंग या लंघन कराना है। कभी कभी इंडाइजेशन की प्रॉब्लम ऐसी होती है जैसे कि हम लोग लेट नाइट बहुत हैवी डाइट ले लेते हैं, प्लस हमारी नींद भी पूरी नहीं होती है। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि मॉर्निंग में हमें इंडाइजेशन के सिम्टम दिखने लगते हैं, गैस, ब्लोटिंग, एसिडिटी, खट्टी डकारें, ये सारे सिम्टम आने लगते हैं। तो इन सारी चीज़ों को, इस तरीके का इंडाइजेशन को आयुर्वेद में रसाशेष अजीर्ण बोला गया। तो इस इंडाइजेशन में या इन सिम्टम वाले इंडाइजेशन में हमें करना क्या है, हमें लंघन या फास्टिंग कराना चाहिए। इसके साथ ही साथ हम कुछ मेडिसिन्स भी देंगे। मेडिसिन्स मतलब सिंपली हमारे डाइजेस्टिव फायर को प्रमोट करने के लिए कुछ आयुर्वेदिक औषधि देंगे जो इजीली अवेलेबल है आपके किचन्स में, उन्हें हम देंगे। और वो देना कैसे है, क्या उनकी मात्रा देना चाहिए, उनके देने का सही तरीका क्या है, ये आगे जानेंगे। देखिए, अगर आपको इंडाइजेशन की समस्या अक्सर नहीं रहती है, बहुत लंबे टाइम तक नहीं रहती है, तो आपको मेडिसिन्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको क्या करना है, जो हमने सिम्टम के बेसिस पे, जो आपको इंडाइजेशन के सिम्टम्स आ रहे हैं, जो हमने अभी डिस्कस किया, वॉमिटिंग या फास्टिंग, उसे कराना चाहिए। उसके साथ ही साथ कुछ सपोर्टिव आयुर्वेदिक औषधियाँ जो आपके किचन में इजीली अवेलेबल है, बट दे आर वेरी पावरफुल, हाईली पावरफुल, उन्हें देना चाहिए। वो आपके डाइजेस्टिव फायर को, आपके डाइजेशन को क्या करेंगे, स्ट्रेंथ को प्रमोट करेंगे, जिससे आपकी इंडाइजेशन की समस्या आराम से बहुत अच्छी हो जाएगी। बट इनको लेना कैसे है, उनको देने का सही तरीका क्या है, सही मात्रा क्या है, अगर उसे हम नहीं जानेंगे सही तरीके से तो इनका बेनिफिट हम कभी भी नहीं ले पाएंगे। तो चलिए जानते हैं ये हमारे किचन में जो पावरफुल अवेलेबल औषधीज़ हैं इंडाइजेशन के लिए, उनके बारे में, और उनको लेने के सही तरीके और मात्रा के बारे में। आपके किचन में इंडाइजेशन के लिए अवेलेबल जो पहली पावरफुल औषधि है वो है अजवाइन या कैरम सीड। अजवाइन या कैरम सीड को आयुर्वेद में तीक्ष्ण बोला गया है। तीक्ष्ण मतलब जो हाईली एब्जॉर्ब हो, जो बहुत तेजी से बॉडी में एब्जॉर्ब हो। इसके साथ ही साथ इसकी तासीर गर्म होती है और इसे आयुर्वेद में दीपन बोला गया। दीपन मतलब जो हमारे डाइजेस्टिव फायर या जठराग्नि को दीप्त करे या प्रमोट करे या बढ़ाए। तो हमारी अग्नि को प्रमोट, जठराग्नि को प्रमोट या बढ़ाने की वजह से ये हमारे जो अग्निमांद या वीक डाइजेस्टिव फायर होने की वजह से जो इंडाइजेशन की प्रॉब्लम थी, या फिर इंडाइजेशन की वजह से जो हमें एब्डोमिनल पेन था, या फिर जो गैस बन रही थी, उसमें ये बहुत अच्छा काम करता है। इसके साथ ही साथ आयुर्वेद में अजवाइन के लिए बोला गया है कि ये वातानुलोमन है, मतलब ये वात का अनुलोमन करता है। मतलब जो गैस बनता है इंडाइजेशन की वजह से, इसे ये बाहर निकालने का आराम करता है, बाहर निकालने में काम करता है, इसलिए ये गैस में बहुत ही अच्छा काम करता है। अजवाइन या कैरम सीड को इस्तेमाल करने का जो सही तरीका है वो है, आपको इंडाइजेशन की जब समस्या हो रही, सिम्टम दिख रहे हैं, तो आपको करना क्या है, 1 से 3 ग्राम अजवाइन का सीड लेके उसको थोड़ा सा पिंच ऑफ ब्लैक सॉल्ट उसमें मिक्स करिए और उसको गुनगुने पानी के साथ आप उसको लीजिए, जिसमें ये बहुत अच्छा काम करेगा आपके इंडाइजेशन में। इसके साथ ही साथ कुछ लोग अजवाइन के सीड को क्या करते हैं, डिकॉक्शन वगैरह में मिला के डिकॉक्शन बनाते हैं तो उसमें डाल के लेते हैं। तो ये तरीका बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं है। जैसा कि अजवाइन में जो मेन एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो थाइमोल होता है, जो कि 40% होता है,
जो कि एक वोलाटाइल ऑयल है, जो कि उड़नसील तेल है। तो जब हम इसको किसी डिकॉक्शन में डालते हैं तो जो इसका मेजर एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है वो इवेपोरेट हो जाता है और हम उसका इफेक्ट नहीं ले पाते। तो अगर आपको उसकी पूरी इफेक्टिविटी को आप चाहते हैं कि वो आपको इफेक्टिव हो, आपके लिए अच्छा काम करे, उसके सारे बेनिफिट को आप लें, तो इसको अजवाइन को कभी भी आपको डिकॉक्शन में नहीं लेना चाहिए, बल्कि आप उसको क्या करिए, 1 से 3 ग्राम अजवाइन को आप रात में भिगो के रख दीजिए किसी पानी में, और उस पानी को मॉर्निंग में फ़िल्टर करके ड्रिंक करिए। अगर आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हमेशा रहती है, आपकी डाइजेस्टिव फायर वीक रहती है, तो आप अजवाइन को रात में सोक करिए, अगले दिन उसको फ़िल्टर करिए और उसको ड्रिंक करिए, जिससे वो आपकी जठर अग्नि को काफ़ी प्रमोट करेगा। अगर आपको इंडाइजेशन की समस्या हो गई है या फिर आपको लगता है कि मेरा खाना नहीं पचता अच्छे से, अगर आप फ़िल्टर करके अजवाइन का पानी नहीं ले पा रहे हैं, तो आप 1 से 3 ग्राम अजवाइन की सीड को थोड़े से ब्लैक सॉल्ट के साथ गुनगुने पानी से भी ले सकते हैं खाना खाने के तुरंत बाद, या फिर इंडाइजेशन का सिम्टम है तो उस सिचुएशन में आप कभी भी अजवाइन की सीड को ले सकते हैं। जैसा कि मॉडर्न साइंस और रिसर्च भी अजवाइन के जो बेनिफिट्स हैं उसको प्रूव करते हैं कि ये इंडाइजेशन, कोलिक पेन और गैस में हाईली इफेक्टिव है। तो आपके किचन में जो दूसरी पावरफुल औषधि इंडाइजेशन के लिए अवेलेबल है वो है हींग। जी हाँ, हींग। तो हींग हम दे तो दे इंडाइजेशन में, लेकिन इससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि जो हमने हींग लिया है वो सही है या नहीं है, क्योंकि अगर हींग सही नहीं रहेगा तो उसका इफेक्ट तो बिल्कुल नहीं आएगा। तो उसके जानने का क्या तरीका है आयुर्वेद के अकॉर्डिंग, चलिए जानते हैं। तो आयुर्वेद में बोला गया है कि अगर हींग प्योर होगा, अगर हींग प्योर है, उसे आप पानी में जब डिजॉल्व करोगे तो कोई भी पार्टिकल पानी में आपके जो कंटेनर लिया है उसमें नीचे सेटल नहीं होगा, मतलब हींग कंप्लीटली वाटर में एब्जॉर्ब हो जाएगा और उसका कलर मिल्की वाइट दिखेगा। जब हींग पूरी कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाएगी तो इसका मतलब है ये हींग प्योर है। और जो दूसरा तरीका बताया गया है जानने का, आपका हींग जो आपने लिया वो प्योर है कि नहीं, तो उसके लिए बोला गया है जब आप हींग को वाटर में डिजॉल्व करोगे तो एक लाइन सी बनती हुई वाइट कलर की हींग धीरे धीरे एक वाइट लाइन बनते हुए डिजॉल्व होगी। डायरेक्टली पूरी कलर जो पानी में आपने हींग को डाला वाइट नहीं हो जाएगा, वो धीरे धीरे लाइन वाइट से बनते 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 वो पूरा जो वाटर है हींग के डिजॉल्व होने के बाद मिल्की वाइट हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि आपने जो हींग लिया है वो प्योर है। चलिए अभी ये जानते हैं कि हींग को लेने का क्या सही तरीका है और इसकी क्या मात्रा है, और मॉडर्न रिसर्च क्या कहता है कि ये काम करता है या नहीं करता है। हींग भी अजवाइन की तरह तीक्ष्ण गुण वाला है, मतलब ये बॉडी में बहुत तेज़ी से एब्जॉर्ब होता है, बट ये हींग अजवाइन से कहीं ज़्यादा हाईली इफेक्टिव है। अजवाइन की तुलना में हींग की कम मात्रा ही बहुत हाईली इफेक्टिव है एज़ कम्पेयर टू अजवाइन फॉर इंडाइजेशन, गैस, कोलिक पेन, कॉन्स्टिपेशन। इसे दीपन बोला गया है। ये अग्नि को दीप्त करता है, मतलब इंडाइजेशन की सिचुएशन को क्या करता है, ख़त्म करता है। साथ ही साथ जो गैस बन रही है या फिर हमारे एब्डोमेन में गैस की वजह से बहुत तेज़ी से पेन हो रहा है, उसमें बहुत ही अच्छा काम करता है। तो हींग को लेना कैसे इंडाइजेशन में, चलिए जानते हैं। तो आयुर्वेद में बोला गया है कि हींग को पेट की किसी भी समस्या के लिए, चाहे पेट में दर्द हो, गैस बना हो या इंडाइजेशन हो, उसमें लेने से पहले हमें हींग को थोड़ी से गाय के घी में उसको फ्राई कर लेना चाहिए किसी कढ़ाई या किसी भी पैन में। उसको फ्राई करने के बाद उसमें ब्लैक सॉल्ट मिक्स करके आपको हींग को इंडाइजेशन, गैस, ब्लोटिंग या कॉन्स्टिपेशन के लिए उसका यूज़ करना चाहिए। जैसा कि हींग हाईली पोटेंट है, तीक्ष्ण है, इसलिए इसकी मात्रा का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है, जो कि 10 से 50 mg है। तो अगर हमें किसी को हींग देना है इंडाइजेशन के लिए, गैस के लिए, ब्लोटिंग के लिए या पेट की किसी भी समस्या के लिए, तो इसकी मात्रा 10 mg से 50 mg के बीच में देना चाहिए। जैसे छोटे बच्चे हैं तो उनको 10 mg का डोज देना चाहिए। अगर पेशेंट की स्ट्रेंथ अच्छी है, पेशेंट हेल्दी है तो उसे हम अडल्ट तक इस डोज को 50 mg तक ले जा सकते हैं। अगर इसकी मात्रा का हम ध्यान नहीं देते हैं तो ये हमारे लीवर और ब्रेन को अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से बर्निंग सेंसेशन, स्टमक अपसेट और डायरिया की सिचुएशन अराइज हो जाती है। ऐसे बहुत सारे साइंटिफिक रिसर्च परफॉर्म किए गए, कंडक्ट किए गए हैं, जिसमें ये प्रूव किया गया है कि हींग फंक्शनल डिस्पेप्सिया में बहुत अच्छा काम करता है। फंक्शनल डिस्पेप्सिया मीन्स गैस, ब्लोटिंग, एपिगैस्ट्रिक पेन, कॉन्स्टिपेशन, जिससे कि वर्ल्ड की 40% पॉपुलेशन सफ़र कर रही है, उसमें हींग बहुत ही अच्छा काम करता है। इतना ही नहीं, इसके साथ ही हींग का एक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कंडक्ट किया गया था 43 लगभग 43 पेशेंट्स पे, जिनको सीवियर इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती थी, जैसे उनको कभी भूख लगने की प्रॉब्लम हमेशा रहती थी या खाना नहीं पचती थी। उन पेशेंट्स को जनरली क्या किया गया था कि 250 mg का 2 कैप्सूल दिन में 2 बार देने के लिए बोला गया था।
और इन पेशेंट को जब 1 महीने के बाद बुलाया गया तो जो फाइंडिंग मिली वो बहुत ज़्यादा मेस्मराइजिंग थी। इन पेशेंट में से जो आपके 56% पेशेंट थे उनकी ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम अच्छी हो गई थी। जो 69% पेशेंट थी उनका जो पाचन की समस्या थी, जिनको अच्छे से खाना नहीं पचता था, उनकी प्रॉब्लम बहुत अच्छी हो गई थी। इसके साथ ही साथ जो 77% पेशेंट थे जिनका डाइजेशन अच्छा नहीं था, उनकी प्रॉब्लम, उनके डाइजेशन इम्प्रूव हो गई थी। प्लस जो 74% पेशेंट थे उनको जो उनका हमेशा लगता था, उनका पेट हमेशा भरा भरा सा रहता है, उनको कुछ खाने का मन नहीं करता था, उनकी प्रॉब्लम भी बहुत अच्छी हो गई थी। इंडाइजेशन के लिए आपके किचन में अवेलेबल जो तीसरी औषधि है उसका नाम है सौंफ। जी हाँ, सौंफ। सौंफ मतलब फेनल सीड। सौंफ में जो 50 to 60% जो मेन एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होता है उसका नाम है एनीथॉल, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है अपने फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए। जनरली जो फेनल सीड है उसको बोला गया है वातानुलोमन, मतलब ये गैस और कब्ज दोनों में रिलीफ देता है। तो फेनल सीड के लिए जो साइंटिफिक रिसर्च परफॉर्म किए गए हैं उसमें ये बोला गया है कि ये क्या करता है, इंटेस्टिनल वॉल को रिलैक्स करता है, इसके साथ ही साथ बॉवल मूवमेंट को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से जो कब्ज की कंडीशन होती है उसमें क्या होता है, स्टूल धीरे धीरे नीचे की तरफ से पास होना शुरू हो जाता है। तो जनरली ये कब्ज और गैस दोनों को बाहर निकालने में हेल्प करता है। इसके साथ ही साथ फेनल सीड या सौंफ को दीपन बोला गया है। ये अग्नि को बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से अग्नि का पाचन करते हैं, और वातानुलोमन होने की वजह से ये कब्ज और गैस दोनों को शरीर से बाहर निकालने का काम करते हैं। तो सौंफ को इंडाइजेशन के लिए इस्तेमाल कैसे करना, चलिए जानते हैं। तो अगर आपको भूख ही नहीं लगती या फिर खाना खाने के बाद ऐसा लग रहा है कि इंडाइजेशन हमको हो जाएगा, तो उस सिचुएशन में आपको सौंफ मिश्री के साथ ज़रूर लेना चाहिए। इसीलिए तो रेस्टोरेंट वाले अक्सर आपको खाना खिलाने के बाद सौंफ और मिश्री ज़रूर खाने के लिए देते। तो अगर हम मात्रा की बात करें तो सौंफ को आपको 3 से 6 ग्राम लेना चाहिए, क्योंकि सौंफ अजवाइन और हींग की तरह बहुत ही तीक्ष्ण या हाईली पोटेंट नहीं है, इसलिए इसकी मात्रा है वो थोड़ी ज़्यादा है। 3 से 6 ग्राम आपको सौंफ को आपको मिश्री के साथ खाने के बाद लेना चाहिए। अगर आपको ये डाउट लग रहा है कि आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होगी क्योंकि आज आपने हैवी डाइट खाया, या अगर आपको पाचन की समस्या हमेशा रहती है, तो आप ओवरनाइट 3 से 6 ग्राम सौंफ को रात में भिगो दीजिए, सुबह उसको फिल्टर करके उस पानी को सुबह लीजिए, क्योंकि ये दीपन है। तो दीपन होने की वजह से ये आपके डाइजेस्टिव फायर को प्रमोट करेगा, जिससे आपकी पाचन की जो समस्या रहेगी वो ठीक रहेगी। जैसा कि सौंफ एक प्रोटेक्टिव इफेक्ट करता है, मतलब ये आपको पहले से एक प्रिवेंशन, एक प्रोटेक्शन बना के रखता है, जिससे कि आपको इंडाइजेशन की समस्या न हो। कुछ लोगों में एक और समस्या होती है, जैसे उन्हें भूख ही नहीं लगती, उन्हें खाना खाने का मन ही नहीं करता है। तो ऐसे लोगों को खाना खाने से पहले एक छोटा अदरक का पीस उसमें सॉल्ट मिक्स करके ज़रूर खाना चाहिए। खाने से 5 से 10 मिनट पहले, या फिर 5 से 6 ड्रॉप अदरक के जूस में सॉल्ट को मिक्स करके उनको खाने से पहले 5 से 10 मिनट पहले लेना चाहिए, जिससे उनकी भूख बढ़ जाती है, क्योंकि ये अग्नि को दीप्त करता है। इसके साथ ही साथ जिनको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होगी, जैसे गैस, कोलिक पेन, कॉन्स्टिपेशन, उनके लिए आयुर्वेद में बहुत सारी दवाइयाँ भी बताई गई हैं, जैसे हिंगवाष्टकचूर्ण, हिंगवादी एब्सेप्टर। तो आप इनका भी प्रयोग कर सकते हैं। त्रिफलाचूर्ण, इन्हें भी ले सकते हैं। ये आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं, और इनके बहुत सारी कंपनियों की ये दवाइयाँ आपको इजीली मार्केट में मिल जाती हैं। सो स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।